नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, इस देश में यदि आपसे ये पूछा जाए कि क्या-क्या समस्याएं हैं, किन-किन समस्याओं से आपको लगभग रोज़ गुजरना पड़ता है, या देश की जो बहुत बड़ी आबादी है, वो किन समस्याओं से हैरान परेशान है और उनका समाधान ढूँढने का वो प्रयास करती है अपने छोटे से स्तर पर, लेकिन उनको कोई समाधान आसानी से नज़र नहीं आता। तो आपको जो प्रमुख समस्याएँ नज़र आएँगी देश में, वो होगी बेरोज़गारी। सबसे बड़ी समस्या देश में बेरोज़गारी है। देश के करोड़ों युवाओं को आज भी नौकरी का इंतज़ार है ताकि वो अपना घर परिवार चला सकें, अपना भविष्य सँवार सकें। ये सबसे बड़ा जो संकट है वो देश में 1 नंबर पे शायद यही आता हो। दूसरी जो सबसे बड़ी जो मार है देश में जो लोगों पे पड़ रही है, वो लगातार महँगाई का होते जाना है। महँगाई का आलम ये है कि देश की जो एक बड़ी आबादी है, यदि आप कहें तो 30-40% करीब आबादी ऐसी है देश में, जो 2 वक़्त की रोटी भी नहीं खा पाती है। जी हाँ, आप आंकड़े चाहें तो कहीं से भी वेरीफ़ाई कर लें। कम से कम देश में 30-40% लोग आज भी ऐसे हैं, जो 2 वक़्त की रोटी भी नहीं, उनको नसीब नहीं है 2 वक़्त की रोटी भी। ये देश में गरीबी की प्रमुख समस्या है और ये समस्या सरकारों के आने-जाने से इस समस्या का पर कोई अंतर नहीं आया। इस समस्या के निदान के लिए सारी सरकारें बातें करती हैं, लेकिन कोई फ़र्क ज़्यादा नज़र देखने को नहीं आया। दूसरी समस्या। तीसरी समस्या है कि आप जिस इलाके में रह रहे हैं, चाहे वो शहर का इलाका हो, चाहे वो गाँव का इलाका हो, वहाँ पर बड़ी समस्याएँ हैं आधारभूत सुविधाओं की। जैसे अस्पताल नहीं है, सड़क नहीं है, बिजली पानी की सुविधा नहीं है, स्कूल नहीं है। ये जो तमाम सार्वजनिक जो सुविधाएँ हैं, परिवहन की जो सुविधा है, वो वहाँ पर मौजूद नहीं है। ये तमाम तरह की दिक्कतें हैं और इसके अलावा जब आप कभी सरकारी दफ्तर में जाते हैं, कोई काम लेकर, कोई अर्जी लेकर, कोई प्रार्थना पत्र लेकर आपका कहीं काम किसी भी विभाग में यदि अटका हुआ है, तो वहाँ आपको धक्के खिलवाए जाते हैं। आपसे वहाँ पर दुर्व्यवहार किया जाता है, आपसे वहाँ पर रिश्वत की या तो उम्मीद की जाती है और या फिर रिश्वत ले ली जाती है, तभी वो आपका काम हो सकेगा, वरना तो शायद ही कोई ऐसा विभाग बचा हो जिसमें भ्रष्टाचार व्याप्त नहीं हो। ये जो मैं समस्याओं का जिक्र कर रहा हूँ दोस्तों, इसकी आज एक खास वजह है। आज दरअसल देश में के जो बड़े जो देश को जो आगे ले जाने वाले, देश को जो चलाने वाले, देश का जो भविष्य बनाने वाले जो नेता हैं देश के जो कर्णधार हैं, उन्होंने आज उनकी आज 3 प्रमुख उनके बयान सामने आए। 3-4 जो बड़े-बड़े लोग हैं देश के, पूरी दुनिया उनको जानती है, पूरा देश उनको जानता है। उनमें मैं सबसे पहले नाम लेता हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। नरेंद्र मोदी सोमनाथ में गए, वहाँ उन्होंने वो पताका फहराई और वो तमाम उन्होंने गौरव गाथा की बात करी, ये तमाम बात करी। लेकिन आपको मैं बताता चलूँ कि ये जो जितने भी जो लोग हैं, जो देश को चला रहे हैं इस वक्त, वो इतिहास की बात ज़रूर करते हैं। वो इतिहास के धर्म की बात करते हैं कि कैसे मोहम्मद गोरी आया, कैसे औरंगजेब ने देश को लूटा, कैसे सोमनाथ मंदिर पर हमला हुआ। लेकिन आज की तारीख में क्या समस्याएं देश के सामने, उनसे लड़ने का क्या तौर तरीका है, इस पर दोस्तों कोई नहीं बोलता। असली जो मर्म है, असली जो दर्द है, लोगों की जो दुखती रग है, उस पर कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं है। बस बात करेंगे 1000 साल पुरानी, 500 साल पुरानी, 600 साल पुरानी, कि देखिए वो मुस्लिम आए और उनके नाम पर डराया आज भी देश में जा रहा है। और ये केवल एक लेवल पे नहीं हो रहा, ये सोचे समझे तरीके से सारे लेवल पे हो रहा है। देश के जो सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल, उनको भी यही नज़र आया। उनको देश की सुरक्षा, राज्यों में जो अपराध बढ़ रहे हैं, राज्यों में जो बेरोजगारी बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, क्राइम बढ़ रहा है, साइबर फ्रॉड के आप देखते हैं रोज़ डेली प्रतिदिन खबर आती है। ऐसा कोई दिन नहीं आता जिस दिन साइबर फ्रॉड की खबर नहीं आती हो। इस पर डोभाल जी का ध्यान नहीं गया। उनका ध्यान वही गया, वही वही जो तौर तरीका अपनाया उन्होंने कि देखिए गौरव गाथा, भारत ऐसा था, भारत वैसा था, भारत ने बड़े बड़े हमले झेले हैं। अरे भाई, भारत ने बड़े हमले झेले होंगे, गई बात। आज की बात करो, आज लोगों के पास बिजली नहीं है, पानी नहीं है, राशन नहीं है, उन और है भी तो किस लेवल पर है, कितने लोगों को अवेलेबल है, कितना भ्रष्टाचार है। वो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, वो भ्रष्टाचार पर राजेश कभी बात नहीं करते, भ्रष्टाचार पर कोई बोलने को यहाँ तैयार नहीं है, बेरोजगारी पर यहाँ कोई नहीं बोलता।
आप इसी तरह देखिए कि मोहन भागवत जो आरएसएस के प्रमुख हैं, उन्होंने मथुरा में एक भाषण दिया कि हिंदू जो है वो अपनी आपसी फूट के कारण लगातार हारते रहे। और हिंदुओं में एकता भागवत साहब संभव नहीं है। जहाँ जातियाँ हजार हों और उनमें उपजातियाँ हों, जहाँ पर दलित अलग हों, अनुसूचित जनजाति जाति के लोग अलग हों, उनको आरक्षण अलग से मिला हुआ हो, तो क्या जो अनारक्षित वर्ग है वो उनसे कभी हाथ मिलाएगा? क्या उनसे कभी उनको समाज की मुख्य धारा में आने देगा? आप ये बताइए कि जब तक भागवत साहब का पहले भी कई बार इस तरह का भाषण आ चुका है, स्टेटमेंट आ चुके हैं कि देश में हिंदुओं के सामने बड़ा खतरा है, हिंदुओं को एकजुट होने की ज़रूरत है। ज़रूरत तो है, बिल्कुल सही बात है। देश का निर्माण तभी होगा, देश मजबूत तभी होगा जब पूरा देश एक साथ उठ खड़ा होगा और वो मजबूत होगा और अपने क्षुद्र स्वार्थों से लोगों को दूर होना पड़ेगा। लेकिन सवाल इस बात का ये है कि आज की जो समस्या है हिंदुओं की, वो पुरानी कि किसने हिंदुओं पर अटैक किया, कौन सोमनाथ मंदिर लूट ले गया, किसने हिंदुओं की एकता को नुकसान पहुंचाया, वो तमाम बातें इतिहास में दर्ज हैं, वो सब पढ़ लेंगे, सब जानते हैं। आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, गूगल का ज़माना है, एक क्लिक करेंगे पूरा इतिहास सामने आ जाएगा। सवाल इस बात का ये है कि मौजूदा जो हालात हैं उस पर चर्चा कोई क्यों नहीं करता। भागवत साहब हिंदुओं की एकता की बात करते हैं, बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि भागवत साहब कभी आरक्षण पे बोलेंगे? जिस आरक्षण का प्रावधान संविधान में कुछ सालों के लिए किया गया था, फिर जब वो साल पूरे हो गए फिर उसको बढ़ा दिया गया, फिर वो वक्त भी पूरा हो गया, उसके बाद फिर वापस आरक्षण बढ़ाया गया, फिर लगातार, और न केवल आरक्षण बढ़ाया गया बल्कि आरक्षण का प्रतिशत बढ़ा दिया गया। पहले सिर्फ एससी एसटी को आरक्षण था, फिर ओबीसी को आरक्षण हो गया, फिर आर्थिक आधार पर आरक्षण हो गया। अब राज्यों की कोशिश ये है कि उसको 100% कर दें, मतलब जितनी भी नौकरियां हैं सरकारी क्षेत्र में वो लगभग 100% आरक्षित हो जाएं आरक्षित वर्गों के लिए। बाकी जो वर्ग है वो कहाँ जाएगा, वो कहाँ किस गड्ढे में कूदेगा जाकर, कौन से समुद्र में जाके गिरेगा, इससे किसी का कोई सरोकार नहीं है। समाज में जो अत्याचार हो रहे हैं, समाज में जातियों के नाम पर आज भी जो अत्याचार हो रहे हैं, दलितों के साथ हो रहे हैं, अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे हैं, उनसे एकता को जो नुकसान हो रहा है उसकी चिंता परवाह किसी को नहीं है। ये हालत है दोस्तों। बेरोजगारी की मैं बात कर रहा था, तो अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री हैं, वो जयपुर आए और यहाँ पर करीब 8,000 आरक्षक, जिसमें 2,500-3 हज़ार महिला आरक्षक हैं, पुलिस आरक्षक में भर्ती हुई, उनको नियुक्ति पत्र उन्होंने सौंपी। और लगे हाथ वो, आप जानते हैं कि जैसे यहाँ परंपरा है कि कांग्रेस के तो खैर काले कारनामे हैं ही, कांग्रेस को कोई कोसता है तो बुरी बात नहीं है, लेकिन सवाल इस बात का है कि कांग्रेस को कब तक कोसेंगे? आप वर्तमान की बात नहीं करेंगे। आप राजस्थान में आए तो कम से कम राजस्थान की पानी की, बिजली की, बेरोजगारी की, भ्रष्टाचार की, राजस्थान के अपराध का भी कोई जिक्र कर देते। आप देश के गृह मंत्री हैं, लेकिन ये जिक्र नहीं। मौजूदा जो परिस्थितियां हैं, मौजूदा जो समस्या है, उन पर कोई बोलना नहीं चाहता, उन पर कोई बात ही नहीं करना चाहता दोस्तों। ये दोस्तों पूरे देश का हाल हो चुका है। जिनके हाथों में सत्ता हैं वो वर्तमान की बात नहीं करते। सरकार जब भी सत्ता में आती है वो हमेशा इतिहास के पन्ने पलट कर लोगों को अतीत में ले जाना चाहती है। सरकारें नहीं चाहती, नेता नहीं चाहते कि लोग वर्तमान परिस्थितियों में जिन हालातों का सामना, जिन मुश्किलों का सामना कर रहे हैं और उनकी चर्चा करें, उनके समाधान का कोई रास्ता निकालें, बजाय इसके कि इतिहास में आप जाएं और वहाँ पर आप गुम हो जाएं। तो दोस्तों, आपको आज का विश्लेषण कैसा लगा? प्लीज़ अपने लाइक एंड कमेंट के साथ बताइए। मेरा तमाम दोस्तों से आग्रह है कि जिन मित्रों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाइए। धन्यवाद, नमस्कार।